सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेल्फ एंड पर्सनालिटी चैप्टर 2। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। The thematic apperception test TAT जिसको बोला जाता है। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय मॉर्गन एंड मुरे। तो ये मॉर्गन एंड मुरे ने दिया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के पॉइंट से। इट इज अ लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड देन द इंक ब्लॉक टेस्ट। तो हमने जो रोशाक का इंक ब्लॉक टेस्ट पढ़ा था उससे ये ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। इसमें इस टेस्ट के अंदर 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स हैं, पिक्चर कार्ड्स हैं और एक ब्लैंक कार्ड है। तो 30 ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स हैं और एक खाली कार्ड है बिल्कुल। ईच पिक्चर कार्ड डिपिक्ट्स वन और मोर पीपल इन अ वैरायटी ऑफ सिचुएशंस। तो इस जितने भी कार्ड्स हैं इनके अंदर कुछ ना कुछ सिचुएशन दिखाई गई है कुछ इंसानों की। ईच पिक्चर इज प्रिंटेड ऑन अ कार्ड। तो कुछ कुछ पिक्चर्स प्रिंट करी गई हैं इन सारे 30 कार्ड्स के ऊपर। सम कार्ड्स आर यूज्ड विद अडल्ट मेल्स और फीमेल्स। तो इसके अंदर कुछ मेल्स और फीमेल्स का इस्तेमाल करा गया है, कुछ बॉयज और गर्ल्स का इस्तेमाल करा गया है। स्टिल अदर्स आर यूज इन सम कॉम्बिनेशन। और इनको फिर भी कुछ कुछ कॉम्बिनेशन के साथ यूज करा जाता है। 20 कार्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर अ सब्जेक्ट। तो 20 कार्ड्स अप्रोप्रिएट होते हैं सब्जेक्ट के लिए, बट फिर भी कुछ कम नंबर ऑफ कार्ड्स भी यूज हो सकते हैं और 5 हैं जिनमें से सक्सेसफुल हुए भी हैं यूज्ड। द कार्ड्स आर प्रेजेंटेड वन एट अ टाइम। तो सारे जितने भी कार्ड्स है, अगर हम 30 कार्ड्स का ले रहे हैं तो सब्जेक्ट को एक एक करके सारे कार्ड्स दिखाए जाते हैं और सब्जेक्ट को बोला जाता है कि इससे रिलेटेड जो भी आपको पिक्चर में दिख रहा है उसकी सिचुएशन को डिपिक्ट करो, मतलब उसको बताओ कि क्या स्टोरी है उसके अंदर। तो अगर सपोज ये कार्ड है, इसमें एक बच्चा खड़ा हुआ है, तो उस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा कि ये बच्चा कर क्या रहा है, उसको पूरा डिस्क्राइब करने को बोला जाएगा और उससे रिलेटेड एक स्टोरी बताओ इस इंसान से रिलेटेड जो आपको कार्ड में शो कर रही है। तो ऐसे 30 कार्ड्स उसको दिखाए जाएंगे, कम भी यूज करे जा सकते हैं। अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर इज अवेलेबल फॉर स्कोरिंग टैट रिस्पॉन्सेज। तो टैट रिस्पॉन्सेज के लिए, मतलब थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर अवेलेबल होते हैं स्कोरिंग के लिए। दिस टेस्ट हैज बीन मॉडिफाइड फॉर चिल्ड्रन एंड फॉर द एजेड। तो ये चिल्ड्रन के लिए भी इस्तेमाल करे जा सकते हैं, एजेड के लिए भी। और उमा चौधरी है जिन्होंने इंडियन अडेप्टेशन करी है टैट, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं द थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट। इसको इन्होंने इंडियन अडेप्टेशन में बनाने की कोशिश करी है, मतलब बनाया है, और वो भी अवेलेबल है अब। और इसका एग्जाम्पल दे रखा है इस इमेज में, जो ये है थीमेटिक एप्रोसेप्शन टेस्ट का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसमें यही बता रखा है कि इस पिक्चर में आपको देख के क्या क्या समझ आ रहा है। तो अगर कोई सब्जेक्ट है, ये ऐसा कार्ड उनको सामने शो करा जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि इस पिक्चर के अंदर क्या सिचुएशन शो हो रही है। तो आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो तो मेरे को तो ये लेडी नन जैसी दिख रही है, बट आपको पूरी स्टोरी बतानी होगी कोई भी सब्जेक्ट को। ठीक है, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। रोजनविक्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तो ये पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है। दिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय रोजनविक। ये तो हमारे को पता लग ही गया। टू असेस हाउ पीपल एक्सप्रेस एग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो ये टेस्ट इसलिए डेवलप करा था ताकि एक इंसान के हमारे को ये पता लगा सके कि कितना वो एग्रेशन शो करता है एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन के अंदर। This test presents with the help of cartoon-like pictures a series of situations in which one person frustrates another. तो इसमें कुछ इस टेस्ट के अंदर कुछ कार्टून की पिक्चर्स लेते हैं हम लोग और कुछ सीरीज ऑफ सिचुएशन लेते हैं जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान को इरिटेट कर रहा होता है बहुत ज्यादा और फ्रस्ट्रेट कर रहा होता है। The subject is asked to tell what the other frustrated person will do, say or do. तो मतलब जो सब्जेक्ट होता है उससे पूछा जाता है कि जो इसके अंदर आपको शो कर रहा है कि एक कार्टून की मदद से कि ये इंसान दूसरे इंसान को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, तो वो सामने वाला इंसान क्या बोलेगा उस फ्रस्ट्रेशन में या अग्रेशन में, कैसे बोलेगा वो। द एनालिसिस ऑफ रिस्पॉन्सेज इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन। तो रिस्पॉन्सेज जो भी होंगे उससे ये पता लगेगा कि डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन कैसा है, किस तरीके का एग्रेशन यूज कर। एन अटेम्प्ट इज मेड टू एग्जामिन वेदर द फोकस इज ऑन फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस है या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन की, उसकी प्रोटेक्शन करनी है फ्रस्ट्रेटेड पर्सन की, या फिर जो कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन है प्रॉब्लम का वो ढूंढना है कि किसी चीज का प्रॉब्लम ढूंढना है, या फिर जो फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस है, या फिर जो बंदा बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है। द डायरेक्शन ऑफ एग्रेशन में बी टूवर्ड्स एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट के टूवर्ड्स हो सकता है, खुद की तरफ हो सकता है, और इट में टर्न ऑफ एन अटेम्प्ट टू ग्लॉस ओवर इवेड द सिचुएशन। तो ये इवेड कर सकता है किसी सिचुएशन को।
पारीक हैज अडेप्टेड दिस टेस्ट फॉर द यूज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो पारीक एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने रोजनविक का जो पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है इसको इंडियन अडेप्टेशन में बनाया है ताकि इंडियन पॉपुलेशन पर यूज करा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। दिस टेस्ट मेक्स यूज ऑफ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो आपको जैसे इसमें दिख रहा है कि इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है तो इसमें इसका इस्तेमाल होता है। स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज द फर्स्ट प्रेजेंटेड एट द सब्जेक्ट हैज टू प्रोवाइड एन एंडिंग टू द सेंटेंस। तो स्टार्टिंग पार्ट जो होता है वो आपको गिवन होता है और एंडिंग पार्ट में बिल्कुल डैश लिख दिया जाता है जिसमें सब्जेक्ट को बोला जाता है कि इस लाइन को पूरा कंप्लीट करो। तो जैसे इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, माय फादर डैश, द ग्रेटेस्ट फियर इज डैश। तो आपको सब्जेक्ट को बताना होगा कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होगा। तो माय ग्रेटेस्ट फियर इज कुछ भी हो सकता है, हाइट्स का है, वाटर का है, डिपेंड करता है। तो ये सब्जेक्ट को भरना होगा। ठीक है, इट इज हेल्ड दैट द टाइप ऑफ एंडिंग्स यूज बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट देयर एटीट्यूड्स, मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर जैसा भी सब्जेक्ट रिस्पॉन्स देंगे, जैसे अगर किसी ने बोला माय ग्रेटेस्ट फियर इज वाटर, तो वो उसकी जो सब्जेक्ट की रिफ्लेक्ट करेगी उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे हैं। ठीक है, वो बताएगी। द टेस्ट प्रोवाइड सब्जेक्ट्स विद सेवरल अपॉर्चुनिटीज टू रिवील देयर अंडरलाइंग अनकॉन्शियस मोटिवेशन। तो इससे हमारे को जो भी सब्जेक्ट है उसके अनकॉन्शियस मोटिवेशंस पता लगते हैं। जो भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस हम उनको देते हैं कंप्लीट करने के लिए और जो रिस्पॉन्सेज वो देते हैं उससे पता लगता है उनके अनकॉन्शियस मोटिवेशंस के बारे में। तो इसके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, माई फादर डैश, माई ग्रेटेस्ट फियर इज डैश, द बेस्ट थिंग अबाउट माई मदर इज डैश, आई एम प्राउड ऑफ डैश। तो ये सारे एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इट इज अ सिंपल टेस्ट इन विच सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाम से ही पता लग रहा है कि एक सब्जेक्ट को बोला जाता है कि आपको ये एक साफ ब्लैंक पेपर दे रखा है, इसके ऊपर आपको ड्राइंग करनी है। ठीक है, एक पर्सन ड्रॉ करना है ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब पेंसिल एंड इरेजर इज प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट ड्राइंग। तो पेंसिल और इरेजर दिया जाता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग द सब्जेक्ट इज जनरली आस्क्ड टू ड्रॉ द फिगर ऑफ द ऑपोजिट सेक्स पर्सन। तो अगर आपको इस पेज के ऊपर बोला गया है कि एक इंसान की ड्राइंग करनी है, सपोज आपका जो सब्जेक्ट है उसने बॉय की ड्राइंग करी है, तो आपको बाद में बोला जाएगा कि एक और बनाओ लेकिन एक लड़की की बनाओ। तो लड़का और लड़की की दोनों ऑपोजिट सेक्स की होनी चाहिए। अगर लड़की बनाया तो लड़का बनाओ, लड़का बनाया तो लड़की बनाओ। ठीक है, फाइनली द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन एज इफ ही शी वाज द कैरेक्टर ऑफ अ नॉवल और अ प्ले। तो उसके बाद सब्जेक्ट को बोला जाता है कि इससे रिलेटेड एक स्टोरी बताओ और बनाओ एज इफ कि वो एक कैरेक्टर हो किसी नॉवल का या फिर प्ले का। तुम्हारे को ऐसे स्टोरी बतानी है कि वो नॉवल और प्ले का कैरेक्टर जैसा दिखे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस आर एज फॉलोज, ये इंपॉर्टेंट है। Omissions of facial features suggest that the person tries to evade a highly conflict-ridden interpersonal relationship. तो omissions of facial features suggest करते हैं कि जो person evade करने की कोशिश करते हैं वो highly conflict-ridden interpersonal relationship से गुजर रहे होते हैं। उनका बहुत ही ज्यादा conflicts चल रहे होते हैं अपने interpersonal relationships में, तभी वो omissions of facial features का यूज करते हैं। इसी का सेकेंड है ग्राफिक एम्फोसिस ऑन नेक्स्ट सजेस्ट लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस। तो अगर कोई हम ड्राइंग देखें, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरी ड्राइंग पर मत जाना, अगर हम देखें कि किसी ने नेक के पास बहुत सारे ग्राफिक्स कर रखे हैं किसी इंसान की, तो हो सकता है कि उसकी वो बताता है कि लैक ऑफ कंट्रोल है उसके ओवर इम्पल्सिस की। ठीक है, तीसरा है डिसअप्रोप्रिएटली लार्ज हेड सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज एंड प्रीऑक्यूपेशन विद हेडेक्स। तो इसमें बता रखे कि अगर कोई सब्जेक्ट है जो एक इंसान की ड्राइंग करता है और उसका ये फेस उन्होंने बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं बना रखा, डिसअप्रोप्रिएट बना रखा है, कुछ ऐसा सा फेस बना रखा है उसका। ठीक है, तो ये बताता है कि ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज है या फिर प्री ऑक्यूपेशन है हेडेक्स के साथ। बहुत ही ज्यादा हेडेक्स होता है उस इंसान को, प्री ऑक्यूपाइड है उनके साथ। The analysis of personality with the help of projective techniques appears fairly interesting। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर हम इनके साथ एनालिसिस करते हैं पर्सनालिटी की प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के साथ। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस मोटिव। तो इससे हमारे को पता लगता है कि एक इंसान के दिमाग के जो बिल्कुल जिसके बारे में इंसान अवेयर नहीं होता उसके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, तो बस ये इतना ही था। तो मैं आपको बिहेवियरल एनालिसिस अब इससे समझाऊंगी। इसमें बस यही बता रखा है कि पर्सन की बहुत ही वैरायटी ऑफ बिहेवियर होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में, जो कि एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किसी इंसान की पर्सनालिटी के बारे में।
तो इसमें इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से। अब हम समझते हैं इंटरव्यू को। इट इन्वॉल्व्स इंटरैक्टिंग विद द पर्सन बीइंग असेस्ड एंड आस्किंग सर्टेन क्वेश्चन। तो जिसको हम असेस कर रहे होते हैं उससे कुछ सर्टेन क्वेश्चन हम पूछते हैं, उसे बोला जाता है इंटरव्यू। क्लास 11th में पढ़कर आए होंगे कि हमने देखा था कि ग्रुप टू ग्रुप भी होते हैं, ग्रुप टू इंडिविजुअल भी होते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी होते हैं, इंडिविजुअल टू ग्रुप भी होते हैं हमारे जो इंटरव्यूज होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में। अगर हम जॉब इंटरव्यू की बात करें तो उसमें होता है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो एक इंसान से इंटरव्यू ले रहे होते हैं उसका। तो इंटरैक्शन जिसका असेसमेंट हो रहा होता है उससे कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दो टाइप्स का होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है और एक स्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड होता है जिसमें कोई भी जो इंटरव्यू लिया जाता है उसके क्वेश्चंस कहीं से भी उठाए जाते हैं, आगे पीछे कुछ भी पूछ लिया जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल लाइन वाइज उसके बने होते हैं और क्वेश्चन उसी तरीके से पूछे जाते हैं और कुछ इधर उधर नहीं करा जाता, वो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है। द इंटरव्यूअर आस्क्स सर्टेन अमाउंट्स ऑफ क्वेश्चन एंड डेवलप्स एन इंप्रेशन। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है जो इंटरव्यूअर होता है और उससे एक इंप्रेशन डेवलप करता है। द आंसर गिवन बाय द पर्सन आर असेस्ड एंड टेल क्वाइट अ लॉट अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। तो जो भी आंसर जो भी सब्जेक्ट देता है, जो इंटरव्यू ही होता है जिसको हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो इंसान जो भी आंसर देता है वो बहुत ही ज्यादा बताता है कि उस इंसान की पर्सनालिटी कैसी है। The interviewer asks certain specific questions and it is done in a set procedure। तो ये set procedure के हिसाब से जो interviewer होता है वो कुछ questions पूछता है, certain specific questions। ठीक है। This is done to make objective comparison of people being interviewed। तो एक objective comparison बनाने के लिए कि जैसे इंसान इंटरव्यू हो रहे हैं वो इसीलिए करा जाता है ताकि ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन बना सकें। अब नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन। इट इज़ अ सोफिस्टिकेटेड मेथड एंड कैन नॉट बी कैरिड बाय एन अनट्रेड पर्सन। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड है और ये कोई भी अनट्रेंड पर्सन इसको नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल ट्रेनिंग चाहिए होती है जो भी ऑब्जर्वर होता है। इवन दो द टेक्निक इज फ्रीक्वेंटली यूज बट हैज इज ओन लिमिटेशन। तो इसके अंदर खुद की लिमिटेशंस भी हैं। limitations of observation। it is professional training is required for the collection of data। तो इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नहीं तो अगर कोई भी ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा अनट्रेंड है वो करेगा तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकते हैं, जैसे ऑब्जर्वर बायर्स भी देखा जाता है इसके अंदर। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। मेच्योरिटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग वैलिड डेटा। तो इसमें मेच्योरिटी भी चाहिए होती है एक साइकोलॉजिस्ट की ताकि वो एक वैलिड डेटा निकाल सके। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर में कंटेमिनेट रिजल्ट्स दस लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो प्रेजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो भी ऑब्जर्वर होता है, नहीं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं और फिर मैनिपुलेशन भी हो सकता है इंफॉर्मेशन का, जिसको हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी पर्सनालिटी पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बिहेवियरल रेटिंग। बिहेवियरल रेटिंग आर यूज्ड टू असेस पर्सनालिटी इन एजुकेशनल इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो ये किसी इंसान की पर्सनालिटी को एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स के अंदर पता करने के लिए यूज करा जाता है बिहेवियरल रेटिंग्स को। दे पुट पीपल इन कैटेगरीज इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियरल क्वालिटीज विच मे इन्वॉल्व डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। तो ये जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उन सबको एक ये इंडिविजुअल्स को कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं उनकी बिहेवियरल के, उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी बिहेवियरल क्वालिटीज कैसी है उसके बेसिस पर। और इसमें बहुत ही सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। These are devices by which a rater can record his judgment of another person or of himself on the traits defined by the scale। तो जो भी रेटर, जो स्केल हमारा रेटर स्केल है वो हमारी जो जजमेंट कर सकता है और खुद खुद की भी कर सकता है और दूसरे इंसान की भी कर सकता है, जो भी ट्रेड्स डिफाइन करे गए हैं उस स्केल के बेसिस पर। तो मतलब जो बिहेवियरल क्वालिटीज उस रेटर के अंदर शो होगी वो डिफाइन करेगा, वो स्केल डिफाइन करेगा कि वो इंसान के अंदर कैसी क्वालिटीज हैं। स्टेटमेंट्स रेटिंग स्केल्स में क्रिएट कंफ्यूजन, देयरफॉर ट्रेड शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो जो भी ट्रेड्स या क्वालिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए, नहीं तो जो रेटिंग स्केल्स है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द सक्सेस ऑफ रेटर्स फेमिलियरिटी ऑफ द इवेंट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसकी जो रेटर्स फेमिलियरिटी है ऑफ द इवेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिटेशंस क्या है? ये हैलो इफेक्ट है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, तो ये हैलो इफेक्ट है।
People have the tendency to think that the target person who has one of set of positive qualities must also have a specific positive qualities that are associated with first set. तो हम कई बारी क्या होता है, हॉलो इफेक्ट में होता है कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल को देखा और हमारे को उसकी पर्सनालिटी काफी अच्छी लगी कि वो दिखने में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है, तो हम ये मान के चल लेते हैं यार वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो वो हो सकता है नेचर वाइज भी बहुत अच्छा हो, हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान होगा। और कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी इंसान से पहली बार मिले होते हैं और उसने कुछ ऐसा गलत कर दिया होता है, ये कुछ ऐसा अजीब सा वियर्ड कर दिया होता है, तो हम उसको एक देखकर अपने दिमाग में एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, ये तो ऐसा ही रियलिटी में अगर हम इससे बात करेंगे तो ये ऐसा खराब सा ही होगा, वियर्ड सा ही होगा, तो हम इससे बात नहीं करेंगे। इसे बोला जाता है हैलो इफेक्ट। तो हम लोगों की टेंडेंसी होती है कि हम लोग सोचते हैं जो टारगेट पर्सन होता है वो उसके अगर अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज है तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा इंसान, लेकिन किसी के अंदर हमारे को थोड़ी सी भी नेगेटिव क्वालिटीज दिखी तो हम उसको नेगेटिव बोलना चालू कर देते हैं। एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, तो ये जो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस होता है इसमें प्रोवाइडिंग मिडल कैटेगरीज ऑन द स्केल, तो इसमें होता है कि हमारी जो मिडल कैटेगरीज होती है उसको अवॉइड करा जाता है अकॉर्डिंग टू आवर बुक। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दे रखा है, तो हम लोग एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस के अंदर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जितने भी मिडल कैटेगरीज होती है स्केल के अंदर, ठीक है। और जो मिडल कैटेगरी बायस है उसमें रेटर्स की जो टेंडेंसी होती है कि एक इंडिविजुअल को हम बिल्कुल ही मिडल ऑफ द स्केल यानी कि मिडल कैटेगरी बायस में डाल देते हैं ताकि हम जितनी भी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं उनको अवॉइड कर सकें, ठीक है। और जो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस है वो होता है जिससे हम अवॉइड कर सकें जितनी भी मिडल कैटेगरीज ऑन द स्केल हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन इज यूज टू ऑब्टेन पीयर असेसमेंट, तो इससे हमारे को पीयर असेसमेंट पता लगती है। हेयर ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज वन और मोर पर्सन ऑफ द ग्रुप विद whom he she likes to work study and play। तो इसमें हमारे को जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आपको किसके साथ बैठना पसंद है, पढ़ना पसंद है, खेलना पसंद है, तो आप वो इंसान चूज करो। वो एक या दो कोई भी हो सकता है, किसी भी ग्रुप से हो सकता है। द चूजर्स आर आस्क्ड रीजंस फॉर हिज और हर चॉइस, तो किसी इंडिविजुअल ने किसी अगर जैसे ये लड़की है, सपोज इसका नाम है राधा और एक और लड़की है इसका नाम है श्रेया, तो राधा ने श्रेया को अगर चूज करा है कि वो अपने उसको फ्रेंड बनाकर चलेगी और उसके साथ काम करना, स्टडी करना और प्ले करना प्रेफर करती है, तो उससे ये पूछा जाएगा कि तूने इसी को क्यों चूज करा। तो द चूजर्स आर आस्क्ड टू रीजंस, तो उससे रीजंस पूछे जाएंगे कि राधा ने श्रेया को क्यों चूज करा, ठीक है। दिस इज हाईली रिलायबल मेथड एंड थर्स टेल्स अस अबाउट द बिहेवियरल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन, तो इससे हमारे को जो भी इंसान की क्वालिटीज हैं, बिहेवियरल क्वालिटीज है, उसके बारे में पता लगता है। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि राधा ने श्रेया को चूज करा था, तो हम राधा से ये पूछेंगे तुमने श्रेया को क्यों चूज करा था, तो वो श्रेया से रिलेटेड उसके जितनी भी बिहेवियरल क्वालिटीज है उसके बारे में बताएगी। तो ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिलायबल मेथड है जिससे हम किसी इंसान की बिहेवियरल क्वालिटीज पता कर सकते हैं, ठीक है। Next है situational test. Most common is the situational stress test which provides information about how a person behaves in a stressful situation. तो एक इंसान कैसे एक पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर रिएक्ट करता है और अपने बिहेवियर शो करता है, उसे बोला जाता है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट, कि एक सिचुएशन में एक इंसान कैसा बिहेव कर रहा है। दिस टेस्ट इन्वॉल्व्स रोल प्लेइंग, तो इसमें रोल प्लेइंग का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस सिचुएशन गिवन मे बी रियलिस्टिक और क्रिएटेड वन थ्रू अ वीडियो प्ले, तो ये रियलिस्टिक भी हो सकता है और क्रिएटेड भी हो सकता है किसी वीडियो प्ले के थ्रू। तो अब ऐसा कई बार करा भी जाता है, अगर हम किसी का एग्जांपल लें कि किसी एक स्टडी को ले लेते हैं, तो जैसे हम बुक का एग्जांपल ले तो इसमें ये बता रखा है कि जो टेस्ट होता है उसमें जो भी इंसान होता है उसको बोला जाता है कि अपना परफॉर्म करो टास्क जो भी उनको दिया गया है, और उनके साथ जो उनके पार्टनर होंगे वो बिल्कुल ही नॉन कोऑपरेटिव होंगे और इंटरफेयरिंग होंगे, तो इन लोगों को बहुत ही ज्यादा सिचुएशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इंडिविजुअल है जिसकी हम असेसमेंट करना चाहते हैं पर्सनैलिटी की, और इसको एक इंडिविजुअल हमने साथ में दे दिया है जिसको हमने इंस्ट्रक्ट ऑलरेडी कर रखा है कि तुमको इसके साथ कॉर्पोरेशन नहीं करनी है। तो उस सिचुएशन में ये इंसान कैसा डील करता है जिसकी पर्सनालिटी हम चेक करना चाहते हैं, तो उसकी वो बिहेवियर कैसा शो करता है, उसकी पर्सनालिटी कैसी होती है उस टाइम पे, वो सब हम चेक करेंगे सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर। और इसमें वर्बल रिपोर्ट भी दी जाती है जिसमें ऑब्टेन करी जाती है और उससे पूछा जाता है कि ऐसा उन्होंने क्यों करा था, और इसी के बेसिस पे एक वर्बल रिपोर्ट भी ऑब्टेन करी जाती है जो भी उसको बोला गया था
इस इंसान को कि तुम्हारे को उसके साथ कोऑपरेटिव नहीं रहना और उन्होंने कैसा बिहेव करा था, तो उससे रिलेटेड एक वर्बल रिपोर्ट भी निकलती है। ठीक है, ये रियलिस्टिक भी हो सकती है और क्रिएटेड भी हो सकती है। तो एक इंसान कैसा सिचुएशनल स्ट्रेस सिचुएशन में कैसा बिहेव करता है वो इसमें चेक करा जाता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो एक क्वेश्चन है, टेंडेंसी ऑफ द पीपल टू रिस्पॉन्ड इन अ सोशली डिजायरेबल मैनर इज नोन एज, अब ये आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, और दूसरा है टेंडेंसी टू पुट इंडिविजुअल इन एक्सट्रीम पोजीशंस इज कॉल्ड डैश बायस। तो ये भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं चेक करूंगी और रिप्लाई करूंगी जिसका भी सही होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।